जी, सभी साथियों को जोरदार जिंदाबाद, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। साथियों, आज ये फेसबुक लाइव है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के पेज पर और संयुक्त किसान मोर्चे के पेज पर इसे देखा जा सकता है। यह लाइव विशेष तौर पर कल पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो आह्वान किया गया है, खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ, मतलब कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ का जो आंदोलन का ऐलान किया गया है, जो आंदोलन पूरे देश के गवर्नर हाउस के सामने, मतलब राजभवनों के सामने किया जाएगा, पूरे देश में उसकी तैयारी चल रही है। आज उसी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग ये फेसबुक लाइव करने जा रहे हैं। आप ये जानते हैं कि कल 46 वर्ष पूरे हो रहे हैं इमरजेंसी के, आपातकाल के, और आपातकाल का मतलब है 19 महीने तक लाखों विपक्ष के नेताओं को जेल में डाले जाने का जो एक लोकतंत्र को समाप्त करने का तानाशाही पूर्ण कदम इंदिरा गांधी ने उठाया था, वो हमारी याद है। लेकिन आज सुपर इमरजेंसी लगी हुई है, आज घोषित इमरजेंसी लोग उसे कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आपातकाल है जिसके अंदर किसानों पर, मजदूरों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर, मानवाधिकार कर्मियों के ऊपर और दलितों के ऊपर जबरदस्त जो है वो तानाशाही पूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनके अस्तित्व को ही चुनौती देने का काम मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो हम इसको, जो हमारी चर्चा का फोकस है, वो मोदी सरकार की किसान मजदूर और जन विरोधी नीतियां हैं। और हम 26 तारीख के कार्यक्रम के बारे में भी बात करेंगे। हमारे जो मूल मुद्दा है वो हमारा तो फोकस है ही कि 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराना, और उसके साथ साथ बिजली बिल को रद्द कराना, और साथ में लीगल गारंटी, एमएसपी पर सभी कृषि उत्पादों की खरीद होनी चाहिए, कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। ये हमारे जो मुद्दे हैं। और इसके साथ साथ में सभी राज्यों के अंदर जहां पर राज्यपालों को ज्ञापन दिया जा रहा है, ये सेंट्रलाइज जो केंद्रीकृत मुद्दे हैं, इसके अलावा सभी राज्यों के अपने अपने मुद्दे हैं। तो राज्यपाल को, जैसे मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में कल राजभवन के सामने यहाँ पर कार्यक्रम होगा, तो यहाँ पर हम लोग राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन हम लोग देंगे, और राज्यपाल को लेकर भी हम लोग जो है राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देंगे। सभी जगह पर समय मांगा गया है, मुझे नहीं मालूम कि कितनी जगह पर समय मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक हमारे पास में ज्ञापन देने के लिए कोई समय नहीं किया गया है, और हमको अभी तक जो है वो प्रशासन और पुलिस के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति किस जगह पर, कहां पर, कैसी है, ये साथी लोग अपना बताएंगे। मैं सभी वक्ता साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आपको ये बताऊं कि आज जो हमारे साथ में स्पीकर्स जुड़ेंगे वो डॉक्टर आशीष मित्तल जी हैं, डॉक्टर अशोक धवले जी हैं, अतुल कुमार अंजान जी हैं, अविक साहा जी हैं, दर्शन पाल जी हैं, हनान मोला जी हैं, जगमोहन सिंह जी हैं, कविता कुरुगंटी जी हैं, किरण विसा जी हैं, कृष्ण प्रसाद जी हैं, मेधा पाटकर जी हैं, प्रतिभा शिंदे जी हैं, प्रेम सिंह गहलावत जी हैं, जो है हमारे साथ में शिव सागर शर्मा जी जुड़ेंगे, ऋचा सिंह जी हैं, आर वेंकैया जी हैं, सत्यवान जी हैं, डॉक्टर सतनाम सिंह जी हैं, शंकर घोष जी हैं, तेजेंद्र विर्क जी हैं, वी वेंकैया जी हैं, और योगेंद्र यादव जी हैं। इस तरीके से 22 वक्ता हैं। तो हम सबका कोशिश होगी कि सब लोग अपना 7-8 मिनट में, और बहुत अगर ऐसा प्रेसिंग लगता है तो 10 मिनट के अंदर, लेकिन 10 मिनट से एक भी सेकंड कोई साथी आगे नहीं बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। 7 मिनट का समय सबसे आइडियल समय है। लेकिन आप सब अनुभवी हैं और यही देश की लीडरशिप है, और ये बात सबको बहुत स्पष्ट रहनी चाहिए। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अंदर के फेसबुक पेज पे जो देख रहे हैं और एसकेएम के पेज पर देख रहे हैं, सभी से मेरा कहना है कि आपको इस प्रोग्राम को शेयर करना चाहिए। अलग से अधिक ग्रुप्स के अंदर इसके लिंक को आपको भेजना चाहिए, ताकि लाखों किसानों तक, करोड़ों किसानों तक, और हमारे जो समर्थक हैं उन तक बात हमारी पहुंच सके। और हमारी जो लीडरशिप है किसानों की, इस पूरे आंदोलन की, संयुक्त किसान मोर्चे की जो लीडरशिप है, वो पूरे देश के सामने आ सके। कितनी परिपक्व है, उसके दिमाग में कितनी स्पष्टता और क्लैरिटी है, ये भी लोगों को समझ में आना चाहिए। और ये बात सबको रियलाइज हो जानी चाहिए कि ये जो है, जो पूरा आंदोलन है, ये किसान ड्रिवन है,
जो जो लोगों के मुद्दे हैं वही इसको लड़ने का काम कर रहे हैं, और इसका एक तरीके का संचालन करने का काम या एक समन्वय करने का काम जो है वो हमारी पूरी लीडरशिप कर रही है, जिसके अंदर 9 मेंबर कमेटी भी है, जिसके अंदर पूरे 550 किसान संगठन भी हैं, जिसकी जनरल बॉडी की मीटिंग्स होती हैं, जिसकी AIKCC का वर्किंग ग्रुप है। तो मैं स्वागत करता हूं, और मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा, नाम तो डॉक्टर आशीष मित्तल जी का है, अगर शिवसागर जी आप अनुमति दें तो डॉक्टर आशीष मित्तल जी से ही शुरू करें, क्योंकि वो आ गए। जी आशीष मित्तल जी से शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया शिवसागर जी। तो मैं डॉक्टर आशीष मित्तल जी से मैं अनुरोध करूंगा, हम एक क्रम से चलेंगे, जिस क्रम से मैंने नाम पुकारे हैं उसी क्रम से मैं वक्ताओं को बुलाने का काम करूंगा, और अगर कोई वक्ता उस समय नहीं होगा तो फिर सेकंड राउंड के अंदर फिर हम उन्हें बुलाने का काम करेंगे। डॉक्टर आशीष मित्तल जी। जी धन्यवाद सुनीलम जी। मैं इस समय गाजीपुर धरने पे हूँ। मैं साथियों को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत जोश के साथ जो है धरना मजबूती पकड़ता चला जा रहा है, और कल यहाँ पर 26 तारीख के प्रदर्शन में उम्मीद है कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है इस इलाके से आएंगे। हमारा गवर्नर हाउस पे भी ज्ञापन देने का प्रोग्राम है, और मैं साथियों से इस फेसबुक लाइव में 2 बिंदुओं को विशेष तौर पर बोलना चाहता हूँ। एक कि ये जो ठेका खेती कानून है इस पर लोगों को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है भूमिहीन और गरीब किसानों को, जो बटाई पर जमीन लेते हैं और जो बड़े किसानों के खेतों पर काम करते हैं। क्योंकि जब ठेके पे खेती कराई जाएगी और जो कानून में लिखा है उसमें, तो वो ठेके में किसान बंध जाएगा, किसान कर्जा लेगा अपनी जमीन पर, उससे लागत खरीदेगा। लेकिन खास बात यह है कि खेती की फसल का निर्णय ठेका कराने वाली कंपनी करेगी। खेती करने का तरीका भी जो है वो ठेका पे किसान खेती कराने वाली कंपनी करेगी। वो मजदूरों से जिस तरह से पारंपरिक खेती होती है उसकी जगह वो मशीनीकृत खेती कराएगी। वो मशीनों से स्प्रे कराएगी, वो बड़े पैमाने पर कीटनाशक दवा और खाद का स्प्रे कराएगी, वो तमाम हार्वेस्टिंग का काम कराएगी, और उस सब का चार्ज जो है वो किसान से लेगी। इसका मतलब है कि तमाम लेबर ऑपरेशंस, जो छोटे छोटे खेतों पे लेबर ऑपरेशंस हैं, वो तमाम लेबर ऑपरेशंस समाप्त हो जाएंगे। और ये जो लागत का प्रारूप है ये निश्चित तौर पर किसान को महंगा पड़ेगा। और साथ में जो खेती का जो खेत के अंदर जो थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाता है, महिलाओं को घास काटने का अवसर मिल जाता है, ये तमाम चीजें जो है हमारी प्रक्रिया में खत्म हो जाएंगी। ये बात मैं बताना चाहता हूं अपने श्रोताओं को, और इस बात पे जरूर ध्यान दें। इस वजह से इस कानून से सबसे बड़ा खतरा पड़ने वाला है ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण भूमिहीन और खेत मजदूरों को, उनके पशुपालन को, और उनके तमाम जो निर्भरता है गांव के अंदर उस पर पड़ने वाली है। क्योंकि एक सिरे से बड़े पैमाने पर जब खेती कराई जाएगी तो निश्चित तौर पर जो स्वतंत्रता थोड़ी बहुत है अभी गांव के अंदर खेत मजदूरों को, वो तमाम चीजें समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात मैं जो जोर देना चाहता हूं, आज अघोषित इमरजेंसी है। आज हमें बोलने की आजादी नहीं है। आज हमें बोलने पर हमसे कहा जाता है कि आप जो है धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। धारा 144 एक ऐसा कानून जिसको बनाया गया था कुछ लोगों पर, यानी कुछ लोग जिसको सरकार घोषित करती है कि वो तनाव फैला सकते हैं, वो हिंसा फैला सकते हैं, उनको प्रतिबंध किया जा सकता है। उस धारा 144 पर पूरे के पूरे जिलों पर, पूरे के पूरे इलाकों पर और सारी जनता पर लगा दिया जाता है। धारा 144 में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। वो आज भी यही लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को धारा 144 में पाबंद किया जा सकता है और घोषित किया जा सकता है कि आप जो हैं 4 या 4 से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। और इस तरह का दुरुपयोग, बताइए, ये जो महामारी कानून है, इतनी बड़ी महामारी फैल गई, उस महामारी में सरकार ने कितना दुर्गति करी है देश की जनता की, और किस तरह से कालाबाजारी कराई है। लेकिन सबसे बड़ा जो काम किया है कि जो बोले वो जो है महामारी कानून में महामारी फैलाने का आरोपी बन जाए। तो इस तरह का एक माहौल बना हुआ है। उसके अलावा गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, UAPA में आतंकवादी, राजद्रोह, NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, और प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नष्ट करने के कानून। तो इतने बड़े बड़े कानून बनाकर सरकार हमला कर रही है। आपको बताना चाहते हैं कि इस सरकार के इस दमन पर अगर किसी ने सेंध लगाई है तो इस किसान आंदोलन ने लगाई है। मेरा आग्रह है आप सबसे
मैं अपनी बात इसके साथ समाप्त कर रहा हूँ कि आप सब लोग गांव-गांव के अंदर बड़ी-बड़ी जत्थेबंदियां करिए, गोलबंदी करिए, क्योंकि गांव-गांव से जब ये संघर्ष खड़ा होगा, सब लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हर गांव में अगर संघर्ष खड़ा हो गया तो निश्चित तौर पर हम जीत की तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीलम जी। ये शॉर्टेस्ट स्पीच है डॉक्टर आशीष मित्तल जी का। मैं तो सोच रहा था कि शुरुआत में पूरा बैकग्राउंड देने में काफी समय जाएगा। बहुत बहुत आभारी हूं मैं डॉक्टर आशीष मित्तल जी का कि उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेंड सेट किया है और उसके अंदर सब वक्ता पूरी तरीके से बोल पाएंगे अगर इतना ही समय सभी साथी लेंगे। और कुछ अन्य वक्ता भी जो हमारे साथ दिखा दूं, मैं एक दृश्य सुनीलम जी दिखा दूं। हमारी गाजीपुर की कमेटी बैठी हुई है, उसकी मीटिंग चल रही है। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था करके हम लोग जो है इस मंच को चला रहे हैं। ये सिर्फ निमंत्रण देने के लिए कि सब लोग गाजीपुर आके रुकें। धन्यवाद। कमेटी के अध्यक्ष भी हैं क्या वहां पर? हाँ, कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं। जादौन साहब बैठे। एक सेकंड, जादौन साहब। जादौन साहब, आप जो है 2 मिनट आप भी संदेश दे दीजिए। नमस्कार, जिंदाबाद। आप संदेश दे दीजिए 2 मिनट का, देश के किसानों के लिए आपका संदेश। कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, जरूरी है। जी जी जी। तो आदरणीय श्रीराम जी, भी आपके माध्यम से मैं राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन। तो देश के किसानों को एक ही संदेश है कि जिन्हें सरकार की नीतियों से विरोध है, जो अपने आप को जागरूक कहते हैं, जो अपने आप को जिंदा दिल कहते हैं, जो समझते हैं कि हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, उनको अब घरों में बैठने की जरूरत नहीं, वो निकल करके दिल्ली के आसपास बॉर्डरों पर आए। और अगर वो घरों में बैठ करके केवल आंदोलन की बात करते हैं और मोदी विरोध की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम ये मानेंगे कि ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं। ये इनके आचरण में आंदोलन होना चाहिए, इनके फैशन में आंदोलन है। ये फैशन के हिसाब से आंदोलनकारी हैं जो अब भी घरों पर बैठे 7 महीने के बाद, क्योंकि इस समय जो आंदोलन का वर्ष है, अगर आंदोलनकारी ऐसे वर्ष में, आंदोलन के वर्ष में भी आंदोलन स्थल पर आकर के अपनी योगदान नहीं देता है, तो यही माना जाएगा कि ऐसे आंदोलनकारी का कभी भी विचार बदल सकता। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जिन्हें भी इस सरकार से परेशानी है, 3 कानूनों से परेशानी है, जिनको एमएसपी की जरूरत है, और इस हिटलरशाही सरकार के रवैये से जिनको दिक्कत है, वो सारे लोग निकलें, अपने साथियों के साथ निकलें और बॉर्डरों पर आकर के आंदोलन को मजबूत बनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, आप भावना समझ सकते हैं। जो 7 महीने से बॉर्डर पर हैं, बारिश झेल रहे हैं, सर्दी झेल रहे हैं, गर्मी झेल रहे हैं, उनकी जो पीड़ा है, व्यथा है, आक्रोश है, गुस्सा है, उसको आप जादौन साहब ने जो बात कही उससे समझ सकते हैं। और आज जब जो बॉर्डर हैं वो किसानों के लिए तीर्थ बन गए हैं, तो हर किसान तो तीर्थ में भरोसा करता ही करता है, तो फिर अपने माँ बाप को लेके जाता है, खुद भी सोचता है कि मैं चला जाऊं, तो ये किसानों के तीर्थ के अंदर तो उसको शामिल होना ही चाहिए। और जो बात डॉक्टर मित्तल ने कही है कि खेती संबंधी निर्णय लेने का अधिकार आपका समाप्त पूरा हो जाएगा, इसकी चिंता अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साथियों का। अब मैं सीधे शिवसागर शर्मा जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात 5-7 मिनट में रखेंगे। परिचय भी दे दीजिए। सबसे पहले जी, मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और इस नाते आप तमाम लोगों और हजारों लोगों के सामने अखिल भारतीय किसान संघ स्पॉन्सरशिप में मुझे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले हम अपने तमाम नेताओं, जो इतनी कठिन घड़ी में, जो मेरे ख्याल से देश में इतनी कठिन घड़ी आज़ादी के बाद से कभी आई नहीं थी। डॉक्टर सुनीलम ने 75 की इमरजेंसी का जिक्र किया, हम लोग उसमें से मैं भी एक हूँ। 75 की इमरजेंसी का दंश मैंने झेला है और उसे मैंने देखा है,
और तमाम राष्ट्रीय नेताओं की जो उस समय अवस्था थी, इसको भी मैंने देखा है। 75 की इमरजेंसी का इससे तुलना नहीं किया जा सकता आज की स्थिति से। मेरी निजी राय है कि 75 की इमरजेंसी और आज की जो अघोषित इमरजेंसी है, इसमें तात्विक अंतर है, तात्विक फर्क है। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? जी, आप बिल्कुल, जो भी वक्ता साथी हैं सभी से कहना है कि आवाज नहीं आएगी तो हम आपको जो है बोलेंगे। जी जी जी। और अगर नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब आवाज फर्क है, बोलिए जी। इसमें एक तात्विक फर्क है। इस वक्त पूरे देश में एक खास तरह की राजनीतिक ताकत के जरिए पूरे देश में जो एक माहौल बनाया गया है, एक वातावरण बनाया गया है, जो लोकतंत्र विरोधी वातावरण है, धर्मनिरपेक्षता विरोधी वातावरण है, आजादी के तमाम मूल्यों के खिलाफ है। और कुल मिलाकर ये कहा गया है तो 100 वर्षों से कुछ ज्यादा समय तक आजादी के लिए चलने वाले महान संघर्षों की जो हमारे मूल्य बोध रहे थे, उसकी जो मूल आत्मा रही थी, पूरे के पूरे इतिहास के उस बिंबों को समेट देने और समाप्त कर देने के लिए एक ऐसी कोशिश चलाई गई है जो कभी इतिहास में देखा नहीं गया था। हम इस पर बाद में आएंगे। पहले खेती किसानी से संबंधित कुछ चंद बातें आप सबों से कहना चाहेंगे और तमाम अपने इस फेसबुक पेज से जुड़े हुए तमाम जो हमारे मित्र हैं उनके बीच मैं भेजना चाहूंगा संदेश। सबसे पहले तो हम लोग देश के सारे किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर ये 7 महीनों से जो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रखा है और वह हिमालय की तरह अटल है, यह दुनिया के इतिहास में एक अद्वितीय घटना है। ऐसा पहले किसी किसान आंदोलन के बारे में देखा नहीं गया था। कहीं किताब के पन्नों में ट्रेड यूनियन आंदोलन के लंबे चलने के सुने थे कि लंबे दौर तक ट्रेड यूनियन आंदोलन चले हैं, हड़तालें चली हैं। किसान देश का एक बार इतनी धैर्य के साथ और इतने देश की चिंता के साथ और अपने पेशे की चिंता के साथ, करोड़ों लोगों की पीड़ा के साथ राजधानी में जीवन मरण के संघर्ष छेड़ दिए हूं, ये शायद कहीं दिखता नहीं है। ये दुनिया में पहला है और आप तमाम इसके नायक हैं। हम तमाम नायकों को सलाम करते हैं। साथ ही उस बॉर्डर पर जो 500 से भी ज्यादा संख्या में हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनको एक बार फिर हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आपने 26 तारीख जो समय चुना है वो इमरजेंसी की काली रात का दिन है। इसमें हमको और साथ ही साथ बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है और ये इस वक्त को व्याख्यायित कुछ चंद लहजों में नहीं किया जा सकता। इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि किसान आंदोलन के जो हमारे मूल्य हैं, हमारी जो मांगे हैं, 3 किसान कानूनों को रद्द करने, 3 किसान कानूनों को रद्द करने का साफ मतलब है कृषि के अस्तित्व को बचाए रखना। और कुछ जो आपने डिमांड उठाए हैं, हमने जो डिमांड उठाए हैं, एमएसपी की गारंटी करना, C2+ के आधार पर कर्जों की माफी, ये हमारे बेहतरी के आंदोलन है। इस आंदोलन को 2 आयाम है। एक तो कृषि के अस्तित्व को बचाने के लिए
इन 3 कानूनों को समाप्त करना जरूरी है। और दूसरे, किसानों की बेहतरी के लिए पहला कदम एमएसपी की गारंटी और पूरे कर्जे की माफी, बिजली बिल प्रस्तावित है उसे समाप्त करने की मांग, ये जरूरी है। तो इन मांगों को पर हम लोग एक बार नहीं, बार बार, और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। इस आंदोलन के संदर्भ में कहना यह है कि असल में आज आपका किसान आंदोलन हमारे देश में लोकतंत्र की पुनर्बहाली की आशा है, सबसे बड़ी आशा है। और इस लोकतंत्र की पुनर्बहाली के लिए किसान सिर्फ अपनी मांगों के साथ नहीं आए हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखने का भी संकल्प लिए है। और इसी सिलसिले में हम कहना चाहेंगे कि देश के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वह आदिवासियों का उजाड़ने का सवाल हो, आदिवासियों की जमीन दखल कर लेने का सवाल हो, या किसानों खेती किसानी का सवाल हो, ये तमाम न्याय के मसले को किसान आंदोलन के मंच से उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब यह किसान आंदोलन महज एमएसपी की प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह किसान आंदोलन पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा का मजबूत ढाल और तलवार है। इसी के बल पर लोकतंत्र को बचाया जा सकता है और लोकतंत्र की पुनर्बहाली की जा सकती है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में हमारे मॉडरेटर डॉक्टर सुनीलम अच्छी तरह वाकिफ है, वो भी है ही। तो उस दौर में आपने देखा था कि उसके मूल्य थे चट्टानी एकता और लक्ष्य के प्रति बिल्कुल मछली की आंख को जिस तरह अर्जुन तीर से भेदने की जो एक कहानी लिखी गई है कि सबसे पहले किसान एकता को मजबूत बनाए रखा जाना चाहिए तमाम तिक्रमों के बावजूद, क्योंकि हर बार और हर मौके पर किसान आंदोलन को बिखेरने के लिए, इसकी एकता को तोड़ने के लिए और यहां तक कि दिल्ली बॉर्डर से ध्यान हटाने के लिए भी सरकार द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे तमाम जो किसान नेता हैं, उसके नेतृत्व है, वे सब मिलकर के इन साजिशों को बेनकाब किया है। और बेनकाब ही नहीं किया है, हर मौके पर और हर दिन वो अपने विचारों से देश के देशवासियों को अवगत कराते रहे हैं। तो इस मौके पर हम देश के किसानों और किसान खेती और किसानी के प्रति चिंता रखने वाले तमाम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि किसान आंदोलन को जितना भी ज्यादा मजबूत बनाया जाना इसलिए आवश्यक है कि अगर किसान आंदोलन में कमजोरी होगी, विफलता की तरफ जाएगी, तो देश का लोकतंत्र और पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंधकारमय हो जाएगा, अंधकार के युग में बदल जाएगा। ये रोशनी है, लोकतंत्र के लिए आशा है। और देश की जनता, न सिर्फ किसान जनता बल्कि पीड़ा उत्पीड़न से जो उत्पीड़ित तमाम समुदाय हैं, उन लोगों की भी निगाहें किसान आंदोलन की तरफ है। किसान आंदोलन को भी और बड़ा हृदय के साथ, विशाल और सागर की तरफ एक विशालतम हृदय के साथ देशवासियों की तमाम पीड़ा को समेटना चाहिए और किसान आंदोलन को न सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचाना चाहिए बल्कि जीत की मंजिल तक इसे पहुंचाने की गारंटी करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम लोकतंत्र बहाली और किसान आंदोलन की जो हमारी जरूरत है, इनको समन्वित करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसान आंदोलन लोकतंत्र का आंदोलन है, लोकतंत्र की पुनर्बहाली का आंदोलन है और लोकतंत्र की पुनर्बहाली ही असल में किसानों की जो बदहाली है, देशवासियों की जो बदहाली है, उसको समाप्त कर सकती है, बशर्ते कि हम अपने विशाल हृदय के साथ इसे लें, इसे ज्यादा से ज्यादा इंडोर्स करें। उत्पीड़ित तमाम समुदायों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के प्रति तुरंत हमें चिंता जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि शायद ये सुबह आपको नहीं होगा कि लोग आपके बारे में कितना सोचते हैं।
ऐसे तमाम वर्ग आपके बारे में सोच रहे हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर नहीं है, लेकिन वो आशा भरी निगाह से हमारी तरफ देख रहे हैं। हमें आशा है और अपेक्षा है कि देश का लोकतांत्रिक और किसान आंदोलन इस मुकाम तक जाएगा और हम लोग जीत की मंजिल को पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शिवसागर शर्मा जी आपका। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे साथी, अभी आपने उत्तर प्रदेश और बिहार की आवाज को सुना। अब मैं वेमुलापल्ली वेंकट रमैया जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे को दक्षिण की तरफ से, तेलंगाना की तरफ से, आंध्रा की तरफ से और भी साथी हैं वो भी बोलेंगे, लेकिन पहले वेंकटपल्ली हमारे साथी वेमुलापल्ली वेंकट रमैया जी प्लीज। इसके बाद में अविक साहा जी बोलेंगे बंगाल से। आर यू देयर सर? वेंकट रमैया जी? मुझको लगता है कि वो अभी नहीं है। मैं अविक साहा जी से आग्रह करूंगा कि पिछली बार भी हमने किया था, अच्छा अभी जुड़ गए हैं। वेंकट रमैया जी आप? यस यस, हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू सुनीलम जी। नमस्कार to everybody. Annadata, brothers and sisters, friends. Today we are observing the appropriate and most essential demand the SKM has given a call to observe today as a anti-emergency and undeclared emergency of Modi government, and the autocratic attitude taken by the Modi government regarding the solving the demands of the farming movement, and also on the occasion of 7 months completion of our peasants movements. Okay, we first want to express my experience regarding the emergency. You all know the emergency, what happened. I am not going to explain in detail. I myself one of the victims and sufferers of that emergency period. Now the generations, younger generations don't know, though they are reading and writing and seeing the documentaries and all those things. I have been arrested. I was arrested on November 5th, 1976. And then for 4.5 months, I was kept in solitary confinement. And during that period, first time I have taken bath after 58 days. That too with a hunger strike. They are not providing the meals. They are moving me during the night, midnight, 1 o'clock to 3 o'clock to shifting another station. I am thinking today is last day of my life, every day. Because at that time, so many encounters, false encounters has taken place. So many of our leaders were arrested in towns, particularly in Hyderabad, and taken to the forest and they have shot dead. That is the situation. After the declaration of the elections, parliamentary elections also, I thought I may be produced in the court. But they have not produced in the court also, at that time also. During the elections were held, but they are not providing me even a paper also. I am not able to speak even with a police person also. If they see, he will be punished. I am very, my health has badly ruined. I am unable to stand. I am unable to lift my hand also. That is the physical condition of me. And declaration and Janata Party came to power and but I was not released. After somehow, due to the intervention of the High Court habeas corpus petition, I was produced after 4.5 months in the High Court. This is the horrible experience of mine. Not only me, lakhs of people have suffered a lot.
during that emergency. So now the Modi government, though it has not been declared emergency, it is implementing the same policies. It is attacking on the constitution and values of the constitution, secular values, democratic values, parliamentary system. They are attacking the institutions, democratic institutions of our country and the federal structure of our constitution also. They are indiscriminately and partially imposing even Sedition Act and UPA Acts such a fascist and draconian laws. They are indiscriminately imposing on the people, and we all know they have imposed the Sedition Act on the farmers' leaders, and who have written the reports on journalists, and who have published publishing houses, and even international figures who have supported this movement also have been implicated in sedition cases. Such is the worst situation we are facing in the name of so many things, in the name of civil and in the name of Power Sattva Act and love jihad. So many false cases have been implicated in the name of protecting the cow. So many persons have been killed and implicated false cases. Such is the worst situation we are facing in the how we have been dealt. The movement has been dealt. We all know. I am not going to the details. So we have to give a call for that purpose. Save democracy is the proper slogan now. We have all fight for the constitutional rights and legal rights which have existed in the country. We have to unite all the people, all the organizations who are in favor of this demand. Broad-based movement is, people's movement is very essential the day of the day. And the second thing, in the taking the advantage of the corona, first they are attacking all the people, not only peasants, farmers, and workers, students, Dalits, Adivasis, every section of the people have been attacked on the rights of the people, and particularly press freedom. And the international agencies have downgraded our civil liberties in our country, which government is implementing, observing. And even the international media criticized, and such warnings also have been given by the other governments also. In farmers' movements also supported by the parliamentarians of Britain, Canada, Australia, and even US also. They have even United Nations Council also, and Human Rights Council, International Human Rights Council also. They have also objected and criticized the policies of the government. Such is the situation we are facing. We are fighting for the rights of the farming community. Particularly since last 2 decades, agriculture is facing serious crisis, and that is one of the reason is they are not getting the proper price for their produce. The government promised it. They have not implemented. They are cheating. They are betraying the farming community and people of the country at large, because they are repeatedly saying they are implementing the Swaminarayan Commission. It is not a fact. And though there are so many deficiencies in assessing the estimation of the cost of production and the factors taken into consideration of the MSP, all are false. There are no such factors for any industrial goods or anything else. They will decide their prices, but only the agriculture producers, they are saying 50% profit. It is a false. It is not correct. Last year, for example, inflation is 6.2% as per Reserve Bank of India. But they have increased the paddy only 2.9% and wheat only 2.6%. They have not increased the prices on par with the inflation. They are saying, the Gadkari and gang saying international prices are very lower, our prices are very high. It is a very false. Today,
International Food Price Index issued by the FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, since last 2020 May to 2021 May, food price index, all the food price index has been increased 39.7%. But our legislation, they have increased the kharif. How much they have increased? Only 3.8% for paddy. The Reserve Bank says minimum 5 to 7% will be increased in the next year, inflation. They are not increasing the MSP on par with the prices also. Recently, they have increased the fertilizer, per bag 700 rupees. For how much they are increasing for paddy or wheat or anything else? Even this minimum price, why we are demanding act? Yes, even the CACP, only, I am concluding, only the CACP recent 21 report says since last 2 decades, no crop, no agriculture produce get the MSP in the market. In the last year also, this paddy is, except the procurement, other they have not get the MSP and all the other produce also. So we are demanding the act for the MSP, enact the, guarantee the MSP, at least MSP. All these false, all the wrong calculations are. Thank you. Keep it aside. Okay. So we are demanding, and we have to intensify our struggle to achieve our demands. We are demanding to repeal the 3 black laws and electricity bill repeal and enact the MSP guarantee and fight for democracy also. It is the bound and duty of all the sections, all the organizations, all the parties. I am appealing to support this movement, this justified movement. This is for the sake of the country. This is not only for the common community. It is for the sake of the country. It is for the development of the country. It is to solve the problems of the country. Unless and until we save the agriculture, India has no future. Thank you. Thank you very much. साथियों, अभी आपने जो बात सुनी वेमलापल्ली जी की, वेंकटरमैया जी की, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाकी बातें तो खेती के बारे में है, जो आप काफी सारी जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत ध्यान से वेमलापल्ली जी को देख लें, क्योंकि ऐसे बहुत कम किसान नेता इस देश के अंदर हैं जो इमरजेंसी के अंदर, जिनको इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया गया। जो उन्होंने बताया जिस तरीके से कि 58 दिन तक नहाने नहीं दिया, खाने को लेकर तकलीफ दिया, और ऐसी स्थिति उनकी कर दी कि वो जो है खड़े नहीं हो सकते थे, हाथ नहीं उठा सकते थे। इस तरीके से उनको टॉर्चर करने का काम किया गया था। और इसके बावजूद भी, बाकी जो सबको छोड़ने की बात आई, इसके बावजूद भी जब हैबियस कॉर्पस लगा, उसके बाद 4.5 महीने के बाद में उनको छोड़ा गया। तो इस तरीके के साथी हैं जिनकी बहुत कम चर्चा होती है, और ये सब किसानों को ये चाहिए कि किस तरीके के तपस्वी साथी इस किसान आंदोलन का नेतृत्व तो कर रहे हैं, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि लोग तो जो है जिस तरीके के आरोप भाजपाई और किसान संघ के लोग लगाते हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है। उसको मैं दोहराना यहाँ नहीं चाहता, लेकिन जो नेतृत्व है, जो हमारे बीच में बात कर रहे हैं, और बात ही नहीं कर रहे, किसान संगठन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, उन्होंने जो बातें बताई हैं। और एक और बात मैं उनकी आपसे कहना चाहता हूं कि भाई, महंगाई अगर 39% तक बढ़ी है, लगभग 40% तक बढ़ी है, और आप एमएसपी के अंदर वृद्धि 2%, 4% तक करते अगर आप हैं, इसका मतलब ये है कि महंगाई के अनुपात में भी एमएसपी नहीं बढ़ा रहे हैं, जो बहुत गलत है, गैर कानूनी है, अनैतिक है, और ये सीधे सीधे खेती को खत्म करने का मसला है। इसलिए खेती बचाओ का मसला है, और जो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। जिस तरीके से बताया कि गाय को बचाने के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, मास लिंचिंग की जा रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें की है। मैं अविक साहा जी से अनुरोध करूंगा कि अविक साहा जी जो है वो भी अभी बंगाल में जो है जीत भी हासिल करके वो आए हैं। अब वहां पर लोकतंत्र कितना बचेगा ये तो आने वाले समय के अंदर मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो है वो मोदी की हार हुई है, उसकी फासिस्ट नीतियों की, सांप्रदायिक नीतियों की हार हुई है, ये बात हम जानते हैं। माननीय अविक साहा जी।
धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम। हमारे को पैनलिस्ट स्पीकर साथी और किसान संगठनों के तमाम फेसबुक पेज में जुड़ने वाले सारे श्रोता दर्शक साथी बंधु सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर सुनीलम इतना सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संक्षिप्त में स्पीकर्स की बात, वक्ताओं की बात बता रहे हैं कि मुझे तो इच्छा हो रहा है और मैं डॉक्टर सुनीलम से अनुमति चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोल दूँ तो देश के एक बड़े तबके तक भी ये बात पहुँचती है और फिर वो तो मेरे वक्तव्य से बेहतर हिंदी में बता ही देंगे। फ्रेंड्स, tomorrow 26th June 2021 the farmers protest at Delhi border is reaching a 7-month milestone. It is not a milestone. It is a Himalayan position that the farmers movement has achieved. No protest in the world has been steadfast and determined for so long. It is definitely a cause that needs to be celebrated, marked, and observed. 26th June is also the 46th anniversary of the illegal, anti-constitutional, anti-people, anti-India emergency that was declared by the Congress government led by Prime Minister Indira Gandhi. 26th June is also the 71st death anniversary of Swami Sahajanand Saraswati, who arguably led the first and most important farmer movement and farmer collectivization, farmer organization in India. It is a very important day, and hence this Facebook Live has been taken so seriously by Sanyukt Kisan Morcha, and its leaders from more than 20 states have come before you today to urge you to participate in this protest program in whatever way you can. Officially, the announcement is that in all the 29 Raj Bhavans of this country, Dharna sit-in protest will take place by farmer organizations, civil society organizations, democratic organizations, students organizations, women organizations. But as you know, most of the country does not live in state capitals. So, at district headquarters, at Tehsil headquarters, protest gatherings and dharna will take place. But what can you, as a citizen, do? You can, from your home, without taking any risk about COVID infection, hold up a placard in your hand saying that I support the farmers' movement. You can hold up a piece of paper saying that save agriculture, save democracy. You can send that photograph to 98300 52766 and we will publish your photograph in the Sanyukt Kisan Morcha, in the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee Facebook pages and Twitter handles. We want to tell the Prime Minister of this country that the whole country is protesting against his undeclared emergency. I have 3-4 minutes more to speak, so I will quickly wrap up. Why is this an emergency? Why do we say undeclared emergency? Indira Gandhi ji had announced
notified an emergency. Narendra Modi ji has not notified it, but exactly the same things are happening. You heard Comrade V. Our Comrade V. Venkataramaiah ji, how he was thrown into jail completely illegally. Our farmer leader colleagues Akhil Gogoi in Assam and many others have been thrown into jail illegally without them having committed any wrong. Just like Comrade VV did no wrong, Akhil Gogoi did no wrong, but they are in jail. So the declared emergency and the undeclared emergency are the same. Akhil Gogoi has won an election in Assam. He is the people's representative. He is an elected MLA. And this Modi government is forcefully keeping him in jail, putting one case after the other against him. He has been absolved of all UAPA charges in the main case, but still they are putting one case after the other so that they can keep a people's representative, a farmer's leader, in jail. Many people even today say that emergency in 1975 was good. Trains were running on time. Some such logic they give. Today also, supporters, blind supporters of Mr. Modi are saying that farmers have no right to protest. During emergency, all rights, fundamental rights under the Constitution were suspended. During the passage of the Farmers' Bill, all rights have been suspended. The bill was not sent to a select committee or a parliamentary committee for debate. This means that our elected representatives, the members of parliament, did not get a chance to study the bill, to comment on the bill, and to correct the bill. So in Lok Sabha, it was illegally passed. In Rajya Sabha, when the opposition wanted a division, that means a voting, the government did not allow it. They passed this bill by voice vote. In Rajya Sabha, the bill would have been defeated. So, parliamentary procedure, constitutional rights of all Indians were suspended in passing these laws. And the last thing is the role of the Supreme Court during the 1975 emergency and the 2020 emergency of Mr. Modi. The Supreme Court had to live with the shame that it did not uphold the laws of India, the Constitution of India, during the declared emergency. Today's Supreme Court will have to live with the shame that when in September 2020 itself, these anti-farmer laws were challenged in the Supreme Court, we are now almost reaching September 2021. In 12 months, a constitution bench has not been formed. These laws have not been taken up by the court, and these laws which should be struck down by the court has not done it. So the judiciary failed in 75 and it's failed in 2020. The parliament was bypassed in 75, bypassed in 2020. And we are living in a complete atmosphere of fear, repression, and suspension of all our civil rights which were won by such a long and great struggle against the colonial British power. So friends, tomorrow is an important day. Tomorrow is a critical day. Tomorrow is a day that all of India must stand in solidarity against Narendra Modi's anti-democratic moves and government, and must stand in solidarity to save not just farmers or agriculture, but the food security of India, which is the most important security of any nation. We cannot live without food, so this is not just a farmers' movement. This is everyone's movement. Thank you. Namaskar.
बहुत बहुत शुक्रिया अविग्दा। पूरा तो ट्रांसलेशन में समय लग जाएगा, लेकिन आपने बहुत बढ़िया ढंग से जो खास बात कही है, जो लोगों ने जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, जो आपने एक तुलना की है आपातकाल की, तब की और अब की, उसमें आपने बताया है कि किस तरीके से जुडिशरी, न्यायपालिका ने फेल किया था। न्यायपालिका उस समय डर गई थी या झुक गई थी या शरणागत हो गई थी। उसी तरीके से इस समय भी ऐसा ही हुआ है कि जब इसको चुनौती दी गई, इसके कानूनी पक्ष को, लीगैलिटी को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकता था और हम जो कह रहे थे वो बात भी साबित हो जाती, क्योंकि हम तथ्यों के आधार पर कह रहे थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भारत की संसद को करना था, उसने भी इस तरीके का काम नहीं किया। और फिर आपने जो कहा है कि मुख्य बात यह है कि आज जो दिन है, कल का जो हम लोगों ने चुना है, वो 71वां जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है सहजानंद सरस्वती जी की, जिन्होंने कि देश के अंदर पहला किसान आंदोलन या सबसे लंबा किसान आंदोलन या प्रामाणिक किसान आंदोलन के तौर पर एक नाम जिनका पूरे देश और दुनिया के अंदर स्थापित है, इसके लिए भी आपने कहा कि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल केवल लोकतंत्र का नहीं है, केवल खेती का नहीं है, ये खाद्य सुरक्षा को बचाने का सवाल भी है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपने अपील की है कि पूरे देश के सभी जो किसान हैं या किसान समर्थक हैं, वो राजभवन के सामने नहीं पहुंच सकते, तो अगर घर पर भी हैं तो घर पर उन्हें अपना बैनर लेकर के या एक कागज के ऊपर हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, या हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, या हम जो है कृषि बचाना चाहते हैं, वो अपना एक फोटो और अपना वीडियो अगर वो भेजते हैं तो हम 9830052766 पे अगर वो भेजते हैं तो उसको हम सभी पेजेस के ऊपर हम उसको जारी करेंगे, नरेंद्र मोदी तक के पास में एक खबर पहुंचाएंगे कि पूरा देश इन कानूनों के खिलाफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।